नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने जन्म मृत्यु समंक को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम कुपोषण के कारण एवं कुपोषण के प्रभावों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं कुपोषण से। मानव शरीर की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। एक समान संरचना वाली तथा एक समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। विभिन्न ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है तथा एक समान या प्रमुख कार्यों को संपादित करने वाले अंगों को अंग तंत्र कहा जाता है। हमारे शरीर का संचालन एवं कार्यों की निष्पत्ति इन्हीं अंग तंत्र के माध्यम से होती है और इन अंग तंत्रों के संचालन के लिए एवं कार्यों की निष्पत्ति के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। चूंकि कुपोषण का सीधा संबंध पोषक तत्वों से होता है, इसीलिए हम यहाँ पर संक्षेप में पोषक तत्वों को समझते हैं। दरअसल हमारे शरीर के संचालन एवं कार्यों की निष्पत्ति के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और ये पोषक जो तत्व हैं इनको हम इनकी मात्रा के आधार पर दो प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। एक प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं उनको बोला जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। वे पोषक तत्व जो कि हमको कुछ मात्रा में या अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोला जाता है और ऐसे पोषक तत्व जिनकी थोड़ी कम या हम कह सकते हैं कि अल्प मात्रा में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में पहला आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। उसके बाद में हो जाएगा प्रोटीन, जो कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत के लिए एवं कोशिकाओं के विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। फिर हो जाएगा वसा, जो कि कई प्रकार के अमीनो अम्लों एवं फैटी एसिड्स के लिए उत्तरदायी होता है, राइट। और इसके साथ ही क्या हो जाएगा यहाँ पर रेसे ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं, बल्कि ये हमारे शरीर से जो जितने भी पोषक पदार्थों को हमने ग्रहण किया है उनको पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें सलाद वगैरह सम्मिलित होते हैं। वहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा यहाँ पर विटामिन हो जाएंगे, राइट, और प्रमुख क्या हो जाएंगे, खनिज तत्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर विटामिन बी शरीर के कई अंगों के संचालन या कार्य निष्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अलग अलग विटामिन हमारे शरीर की अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वहीं कई महत्वपूर्ण जो खनिज पदार्थ होते हैं जैसे लोह हो जाएगा, लोह तत्व हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, एटीसी हो जाएगा, कैल्शियम, राइट, जो कि हमारे शरीर को अलग अलग जो रिक्वायरमेंट होती हैं उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है, अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन ग्रहण करता है और उसके भोजन में सभी आवश्यक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एवं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपस्थित होते हैं और उसी अनुपात में उपस्थित होते हैं जिस अनुपात में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, तो उसको ही क्या कहा जाता है, संतुलित भोजन कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में बैलेंस डाइट बोला जाता है, राइट। तो यदि हमारे शरीर के संचालन एवं ऊर्जा निष्पत्ति के लिए जो भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में यदि सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एवं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसी अनुपात में होते हैं जिस अनुपात में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, तो उसको ही संतुलित भोजन कहा जाता है या बैलेंस डाइट कहा जाता है। यदि हम हमारे भोजन में इन सभी तत्वों का समावेश नहीं करते हैं तो वो असंतुलित भोजन कहा जाता है या अपर्याप्त भोजन कहा जाता है और इसी अपर्याप्त भोजन की वजह से हमारे शरीर पर कुप्रभाव पड़ता है, जिससे हमारा शरीर कई कार्यों के निष्पादन या निष्पत्ति में अयोग्य हो जाता है और इस स्थिति को ही क्या कहा जाता है, कुपोषण कहा जाता है। अर्थात
कुपोषण वह अवस्था होती है जिसमें अव्यवस्थित रूप से भोजन को ग्रहण करने पर शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है या शरीर को पौष्टिक पदार्थ या आवश्यक पौष्टिक पदार्थ भोजन के रूप में नहीं मिल पाते हैं, उस स्थिति को ही क्या कहा जाता है? कुपोषण कहा जाता है। ये यहाँ पर पहली चीज हो गई, क्योंकि यहाँ पर कुपोषण को हम 3 तरीके से परिभाषित करेंगे। तो पहली क्या हो गई कि यदि व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है और व्यक्ति को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है तो उस स्थिति को भी क्या कहा जाता है? कुपोषण कहा जाता है। दूसरी स्थिति ये है कि यदि व्यक्ति आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, रेशे सहित सभी पदार्थों को ग्रहण तो करता है लेकिन उनका अनुपात जो है वो उचित नहीं होता है। अर्थात अगर हम देखें कि अगर इनका अनुपात जो है उचित मात्रा में ना हो, जैसे हमारे शरीर को प्रतिदिन कुछ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी होती है। जैसे आपने अगर दैनिक रूप से अगर आप केवल सुबह शाम रोटी सब्जी ही खाते हैं, राइट, इसके अलावा ना तो आप दूध लेते हैं ना ही दाल लेते हैं, तो फिर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी या वसा की कमी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर यदि आप आपके भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन इत्यादि पोषक पदार्थों को ग्रहण तो करते हैं परंतु उनका अनुपात सही ना हो, राइट, सही ना हो, जैसे आप अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाएं और प्रोटीन की बिल्कुल मात्रा कैसी हो? अल्प हो, तो वह स्थिति भी क्या होगी? कुपोषण के लिए उत्तरदायी होगी। और तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि यदि आप जो है भरपेट भोजन तो ग्रहण करते हैं परंतु आपके भोजन में हो सकता है कि प्रोटीन अनुपस्थित हो या आप वसा को किसी भी रूप में ग्रहण ना करते हो या विटामिन को ना खाते हो, या हो सकता है कि आपके भोजन में लौह तत्व हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, फास्फोरस इत्यादि खनिज पदार्थों का समावेश ना हो, तब भी वह या उस भोजन को ग्रहण करने से आपके शरीर पर जो प्रभाव पड़ेगा उस स्थिति को भी क्या कहा जाता है? कुपोषण कहा जाता है। इस तरीके से हम तीनों तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो वह स्थिति जिसमें व्यक्ति पर्याप्त भोजन ही ग्रहण नहीं करता है उस स्थिति को भी कुपोषण कहा जाता है। दूसरी चीज वह स्थिति जिसमें व्यक्ति पर्याप्त भोजन तो ग्रहण करता है लेकिन उसके डाइट में या भोजन में प्रोटीन, वसा या विटामिन जैसे कुछ पोषक तत्वों की अनुपस्थिति होती है या बहुत ही अल्प मात्रा में होते हैं, तब भी वह स्थिति कुपोषण की होगी। और तीसरा, अगर वह सभी पोषक तत्वों को ग्रहण करता है लेकिन उसका अनुपात जो है वो उचित नहीं होता है, जैसे उसने कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लिया तो प्रोटीन बहुत कम लिया, प्रोटीन का इंटेक बहुत कम हुआ, तब भी वह स्थिति क्या कहलाएगी? कुपोषण की स्थिति कहलाएगी। अब अगर हम देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के अनुसार कुपोषण के ये 3 जो प्रमुख लक्षण हैं ये बच्चों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यदि बच्चे कुपोषण का शिकार हैं तो वो नाटापन का, निर्बलता का या कम वजन के शिकार हो जाते हैं, जिसमें नाटापन को क्या कहा जाता है? स्टंटिंग कहा जाता है। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है कि यदि किसी बच्चे का कद अर्थात उसकी ऊंचाई उसकी आयु के अनुपात में कम हो तो उस स्थिति को नाटापन कहा जाता है या स्टंटिंग कहा जाता है, राइट। दूसरी चीज हो जाएगा निर्बलता या क्या हो जाएगा? वेस्टिंग हो जाएगा। वेस्टिंग वह स्थिति होती है जिसमें बच्चे का वजन उसके कद के अनुपात में नहीं होता है, अर्थात जितनी बच्चे की हाइट होती है उस हाइट के अनुपात में बच्चे का वजन नहीं होता है तो उसको वेस्टिंग बोला जाता है। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर कम वजन हो जाएगा या अंडरवेट, राइट। कम वजन से तात्पर्य है कि वह स्थिति जिसमें बच्चे की आयु के अनुपात में उसका वजन क्या हो? कम हो, तो उसको अंडरवेट कहा जाता है। ध्यान रखें वेस्टिंग और अंडरवेट में अंतर ये होता है कि यदि बच्चे का वजन उसकी ऊंचाई या कद के अनुपात में कम है तो वह स्थिति वेस्टिंग कहलाती है, और यदि आयु के अनुरूप जो है वजन कम है तो उसको अंडरवेट कहा जाता है, राइट। वहीं पर एक चौथी स्थिति भी बनती है और जिसको क्या कहा जाता है? ओवरवेट कहा जाता है।
राइट। यदि किसी बच्चे का जो वजन है वो उसकी आयु से क्या होता है, आयु के अनुपात में अधिक होता है, तो उसको भी क्या कहा जाता है, ओवरवेट कहा जाता है। जो कि वर्तमान समय में हमारे देश में जो जंक फूड है, राइट, जंक फूड के इनटेक की वजह से हमारे देश में ओवरवेट की समस्या भी बढ़ रही है। ओवरवेट जो है, एक तरीके से देखें तो अगर गरीब परिवारों में पर्याप्त पोषण ना मिलने की वजह से, कुपोषण की वजह से अंडरवेट की स्थिति क्रिएट होती है, तो वहीं भारत में एक नई तरीके की समस्या, राइट, उच्च परिवार, या हम कह सकते हैं कि ऐसे योग्य परिवार जो कि अपने बच्चों को पूरा पोषण दे सकते हैं, परंतु उच्च परिवारों या उच्च आय जो परिवार होते हैं उनके बच्चे जो हैं वर्तमान समय में पिज्जा हो जाएगा, बर्गर हो जाएगा, या जंक फूड हो जाएगा, राइट, या पैकेज्ड फूड का इंटेक ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से जो है उनका आयु के अनुपात में उनका वजन काफ़ी बढ़ रहा है, जिसको ओवरवेट कहते हैं, राइट। तो ये सभी कुपोषण के बच्चों में पाए जाने वाले आम लक्षण हैं। अब हम यहाँ पर सीधा पढ़ेंगे कि कुपोषण के कारण क्या क्या होते हैं। तो अभी मैंने आपको जो भी बेसिक जो पढ़ाया था, दरअसल वो यहाँ पर हमारे काम आएगा। तो कुपोषण के अगर हम कारणों की बात करते हैं तो कुपोषण का सीधा सा मतलब ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति को संतुलित आहार ना मिले तो वह कुपोषण का शिकार हो जाएगा, या फिर यदि व्यक्ति आहार तो ग्रहण करता है लेकिन उसके आहार में या डाइट में कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी होती है या कम मात्रा में होते हैं, जैसे प्रोटीन का ना होना, राइट, लोह तत्वों का ना होना, फास्फोरस का ना होना, आयोडीन का ना होना, या तीसरी स्थिति जिसमें भोजन में पोषक तत्व मौजूद तो होते हैं परंतु उनका अनुपात सही नहीं होता है, जिसकी वजह से कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होती है। और कुपोषण की स्थिति को न केवल आर्थिक स्थिति निर्धारित करती है बल्कि इसके पीछे सामाजिक कारण एवं अन्य कई कारण भी जिम्मेदार होते हैं, जिसको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं, राइट। तो कुपोषण के जो कारण हैं, राइट, उनको हमको यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण तरीके से लिखते जाना है। पहला क्या हो जाएगा, गरीबी हो जाएगा। हमारे देश में गरीबी कई समस्याओं की जो है वो जननी मानी जाती है, और गरीबी की एक जो प्रमुख असर है वह कुपोषण पर भी पड़ता है। दरअसल भारत में कई नागरिक जो है गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लगभग ग्रामीण क्षेत्रों की 25.7% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है, तो वहीं शहरों में 13.7% जो परिवार हैं वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। हालांकि यहाँ पर गरीबी का कुपोषण से सीधा संबंध नहीं होता, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो गरीबी की वजह से व्यक्ति ना तो फल खरीद पाता है, राइट, ना ही वो दूध ले पाता है, एवं ना ही वो विभिन्न प्रकार की जो है वो सब्जियां खरीद पाता है, राइट। अगर हम देखें तो भारत के कई क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं वो अपनी दैनिक दिनचर्या में जो भी उनको मिल जाता है, रोटियां मिल जाती हैं, चावल मिल जाते हैं, उनको खाकर ही वो अपना पेट भर लेते हैं। अर्थात गरीब लोग जो हैं वो बाजार से फल, दूध एवं सब्जियां खरीदने में, और सब्जियां तो छोड़िए यहाँ तक दाल खरीदने में भी क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, जिसकी वजह से न केवल कई महत्वपूर्ण खनिजों की कमी होती है बल्कि दाल, दूध के न होने से प्रोटीन एवं वसा की भी कमी होती है, जिसकी वजह से कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर गरीबी की वजह से भोजन में फल, दूध, सब्जियां एवं दाल अर्थात पौष्टिक भोजन की उपलब्धता क्या होती है, प्रभावित होती है या उपलब्ध ही नहीं होते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है, कुपोषण बढ़ता है। और सीधी सी बात है, यदि व्यक्ति सक्षम है, वह अपने शरीर पर अगर आवश्यक पोषक पदार्थों के ग्रहण करने के लिए कुछ धन खर्च करता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन दरअसल गरीबी की वजह से उसकी आय कम होती है, जिसकी वजह से वह अपने भोजन में इन सब का इंटेक नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होती है।
दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपर्याप्त भोजन हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर अपर्याप्त जो भोजन है, अपर्याप्त भोजन का संबंध कई तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि व्यक्ति गरीब हो और गरीबी की वजह से वह फल सब्जियां एवं अन्य जो खनिज पदार्थ हैं उनको अपने भोजन में ना सम्मिलित कर पाता हो, या फिर हो सकता है कि कार्य की क्या हो जाएगी, व्यस्तता हो जाएगी, राइट। कार्य की व्यस्तता की वजह से भी कई व्यक्ति जो है जो कुछ भी उपलब्ध होता है उसको खाकर ही काम चला लेते हैं, अर्थात वो ये भी ध्यान नहीं देते हैं कि उनका जो भोजन है वो पर्याप्त है कि नहीं, या है तो कितना है। तो कुल मिलाकर भोजन में कई आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होने के बावजूद भी या भोजन अल्प मात्रा में होने पर भी जो है कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके लिए अल्प भोजन भी क्या है, जिम्मेदार है। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर दूषित जल हो जाएगा। अब जल जो है वो जीवन का पर्याय माना जाता है। उसका कारण ये है कि हमारे शरीर की जो कार्य संचालन है या संचालन की प्रणाली है वह द्रव अवस्था है। जैसे हमारे शरीर में रक्त के संचरण से ही हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंच पाती है एवं सभी कोशिकाओं तक जो पचा हुआ भोजन है वो ग्लूकोज के रूप में पहुंच पाता है। इसीलिए यदि व्यक्ति दूषित जल को ग्रहण करेगा तब भी कुपोषण की स्थिति बनती है, या वह कई प्रकार की जो जल जनित बीमारी हैं उनकी चपेट में आ जाता है। चौथा हो जाएगा यहाँ पर जागरूकता की कमी हो जाएगी। कई सक्षम परिवार जागरूकता की कमी की वजह से भी अपने आहार में जो पौष्टिक पदार्थ हैं उनको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। सक्षम होने के बावजूद भी वो अधिक तेल युक्त भोजन को ग्रहण करते हैं, अधिक कार्बोहाइड्रेट, सुबह कार्बोहाइड्रेट या फिर अधिक घी का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वो ना तो कभी जो है फलों का सेवन करेंगे, राइट, ना ही अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए सलाद का सेवन करेंगे, और ना ही समय समय पर अपने शरीर के लिए खनिजों की आपूर्ति करेंगे। अर्थात अगर व्यक्ति जागरूक होता है तो वह व्यक्ति फल, सलाद या खनिजों को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, राइट, और वह कुपोषण की स्थिति से बाहर आ सकता है। परंतु जागरूकता की कमी की वजह से वो अधिक तला हुआ भोजन, राइट, या फिर तेल वाला भोजन, अधिक शक्कर वाला भोजन, नमक वाला भोजन, कई प्रकार के ऐसा भोजन ग्रहण करेगा, जबकि उसी वे में वो एक अच्छा फल युक्त, दूध युक्त जो है संतुलित भोजन को भी ग्रहण कर सकता है, राइट। अगला हो जाएगा यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता। हमारे देश में 1.3 बिलियन या 1 अरब 30 करोड़ की आबादी हो चुकी है, और जबकि देश में पंजीकृत डॉक्टरों की संख्या कुल 10 लाख है। इस हिसाब से देखें तो हमारे देश में डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम है। डॉक्टरों की संख्या कम होने की वजह से न केवल बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है, बल्कि इससे समाज में जागरूकता की भी क्या होती है, कमी होती है। अगर हमारा हेल्थ सेक्टर अच्छे से कार्य करता, लोगों को रोगों से बचने के बारे में, संतुलित भोजन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता, तो देश पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता। अगला हो जाएगा यहाँ पर उत्पादन में क्या हो जाएगा, गिरावट हो जाएगा। अब हमारे देश में लोगों के भोजन की प्राप्ति के लिए जो है बड़े पैमाने पर अनाजों का उत्पादन किया जाता है, परंतु भारतीय जो कृषि है वो मानसून का जुआ है। इसीलिए कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण या बाढ़ के कारण, सूखा के कारण भारत में जो अनाज उत्पादन है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, राइट। और इसकी वजह से कई बार उत्पादन में गिरावट भी होती है, और यदि उत्पादन में गिरावट आएगी तो जो खाद्य वस्तुएं हैं, चाहे वो दालें हो, अनाज हो, राइट, उनमें वृद्धि होती है, और उत्पादन में कमी की वजह से उनके मूल्यों में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से भी जो है कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होती है, या उत्पादन में गिरावट भी कुपोषण का कारण बनती है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर अगला और जो महत्वपूर्ण कारण है वो हो जाएगा कोरोना महामारी, राइट।
1990 के दशक से ही, राइट, 1990 के बाद से ही दुनिया भर में भारत तथा कई देशों की सरकारें गरीबी निवारण के लिए एवं कुपोषण की स्थिति में सुधार के लिए कई सरकारी योजनाओं का संचालन कर रही हैं। और भारत में गरीबी निवारण के लिए एवं कुपोषण की स्थिति से बचने के लिए भारत सरकार ने काम के बदले अनाज योजना हो जाएगी, मनरेगा हो जाएगा, राइट, या फिर जो है योजनाओं के माध्यम से, पीडीएस के माध्यम से अनाजों का वितरण हो जाएगा। तो एक और इससे गरीबी भी कम होगी और जो है अनाज का वितरण होगा तो उससे कुपोषण भी जो है सुधार होगा। ये जो प्रयास है वो व्यापक पैमाने पर चल रहे थे, लेकिन फिर कोरोना की एंट्री हुई। कोरोना की वजह से लंबे 2, 3, 4, 5 महीनों तक के लॉकडाउन इम्पोज हुए हैं, जिसकी वजह से जो डेली वेजेस पर कार्य करने वाले मजदूर थे उन्होंने अपनी नौकरियां खो दी और नौकरियों के अभाव में या कई लोगों का रोजगार छिन जाने के कारण फिर से क्या होगी, गरीबी में बढ़ोतरी होगी। और गरीबी में बढ़ोतरी होगी तो संतुलित आहार लेने की जो क्षमता है उसमें कमी होगी। अर्थात कोरोना महामारी की वजह से कई जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने ये संकेत कर दिया है कि अब पूरी दुनिया गरीबी एवं कुपोषण से लड़ने की जो स्थिति है उसमें सीधा 10 से 15 साल पीछे चली गई है। अर्थात जो मेहनत पिछले 10 से 15 सालों में की थी वो बर्बाद हो चुकी है। अब फिर से गरीबी एवं कुपोषण से लड़ने के लिए सरकारों को युद्ध स्तर पर जो है वो प्रयास करने पड़ेंगे, राइट। फिर अगला हो जाएगा महिला अशिक्षा हो जाएगा। हमारे देश में कुपोषण का एक कारण महिलाओं की अशिक्षा भी है, क्योंकि महिलाएं ही भारत में मुख्य रूप से भोजन को पकाने के लिए जो है जिम्मेवार होती हैं और चूंकि उनको उचित जानकारी नहीं होती है इसलिए महिलाएं इस तरीके का भोजन बनाती हैं या व्यंजन परोसती हैं या फिर अपने बच्चों को इस तरीके का भोजन देती हैं, पोषण देती हैं कि उसमें कई आवश्यक तत्वों की कमी आ जाती है, अर्थात पोषण में कमी आ जाती है। कुल मिलाकर अगर देखें महिलाएं शिक्षित हों, जागरूक हों, हेल्थ कॉन्शियस हों तो वो अपने परिवार को और अपने बच्चों को जो भी भोजन पर व्यय हो रहा है उसी व्यय में वो पोषण युक्त भोजन भी उपलब्ध करा सकती हैं। लेकिन जब महिलाओं में ही जागरूकता नहीं होगी या महिलाएं ही शिक्षित नहीं होंगी तो जो उपलब्ध भोज्य पदार्थ हैं उनको भी वो अव्यवस्थित तरीके से भोजन के रूप में बच्चों को एवं अपने परिवार को प्रस्तुत करेंगी, जिससे भी क्या होगा, कुपोषण में वृद्धि होती है। अगला हो जाएगा भोजन में फल, दूध एवं पोषक तत्वों का ना होना, राइट। हमारे यहाँ पर भोजन का मतलब होता है सब्जी, रोटी, दाल, चावल, राइट। अर्थात अधिकांश जनसंख्या अपने भोजन में दूध जो कि कई प्रकार के पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, राइट। सलाद जो कि पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं जो कुपोषण है या फिर कुपाचन जैसी कई बीमारियों से सुरक्षित रखता है, राइट। उसके साथ ही फल जिनसे हमको समय समय पर कई महत्वपूर्ण जो है खनिजों की प्राप्ति होती है, राइट, उनका समावेश नहीं हो पाता है जिसकी वजह से भी कुपोषण उत्पन्न होता है। इसके साथ ही अंकुरित अनाज, राइट, जो अंकुरित अनाज है स्प्राउट्स वो भी बहुत ही न्यूट्रियस होते हैं या पौष्टिक होते हैं और एक तरीके से मितव्ययी भी होते हैं। हर एक परिवार अंकुरित अनाज के माध्यम से पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, परंतु हमारी सामाजिक विचारधारा या खाने पीने की आदतें ऐसी होती हैं कि ना तो हम फलों को, सलाद को या फिर अंकुरित अनाज को लेना आवश्यक ही नहीं समझते हैं, राइट। फिर अगला हो जाएगा लड़का एवं लड़के के बीच में क्या हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है जिसमें पुरुषों का वर्चस्व है। इसी वजह से परिवार में अगर लड़का एवं लड़की है तो यहाँ पर लड़कों को उचित पोषण युक्त जो है वो भोजन दिया जाता है और लड़कियों की जो डाइट होती है उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, चाहे वो शिक्षा की बात हो, राइट, स्वास्थ्य की बात हो या पोषण की बात हो।
तीनों ही क्षेत्रों में लड़के को वरीयता दी जाती है। इसी वजह से लड़कों का शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण सभी आवश्यकताएं बहुत ही अच्छे से पूर्ति हो जाती है। वहीं लड़कियों को ना तो पोषण युक्त भोजन मिल पाता है, ना ही शिक्षा और ना ही अन्य सुविधाएं। इस वजह से भी हमारे देश में लड़कियों में अनीमिया, रक्त अल्पता जैसी जो है कुपोषण जनित बीमारियां जो हैं वो हावी हो रही हैं, राइट। और इसके साथ ही जो लड़कियां हैं वो आगे जाकर भविष्य में भावी माँ भी बनेंगी और अपने परिवार को भी संभालेंगी। तो एक तरीके से एक श्रृंखला के रूप में जो है कुपोषण इससे और बढ़ेगा। फिर स्तनपान का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। महिलाओं में कुपोषण की वजह से स्तनपान की जो दर है उसमें गिरावट हो रही है और जो माँ का दूध होता है वो बच्चों के लिए सबसे अधिक पोषण का कार्य करता है। यह शैशव अवस्था में माँ का दूध बच्चे के शरीर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परंतु कुपोषण की वजह से स्तनपान में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चे के पालन पोषण में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर कम उम्र में माँ का बनना। जब कम उम्र में एक लड़की माँ बन जाती है तो ना तो जागरूकता होती है और ना ही वह शारीरिक रूप से सक्षम होती है कि वह नवजात को विविध तरीके से जो है उसका पालन पोषण कर सके। इससे भी जो है वो कुपोषण प्रभावी हो जाता है। फिर जीवन शैली का सही ना होना। कई उच्च परिवार हों, मध्यम परिवार हों या निम्न वर्ग के परिवार हों, उनके खाने पीने की आदतें अच्छी नहीं होती, ना तो वो टाइम से, जैसे खाने पीने में अगर देखा जाए तो जैसे ही व्यक्ति सुबह अगर 6 बजे जगता है तो वह 8 बजे उसको जो है ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, राइट। 12 बजे तक उसको लंच कर लेना चाहिए, राइट। फिर पुनः उसको 4 बजे में स्नैक्स वगैरह लेना चाहिए और 7 से 8 के बीच में उसको डिनर कर लेना चाहिए, जिससे वो समय समय पर या कुछ घंटों के अंतराल में जब भोजन को ग्रहण करेगा तो उसके शरीर को समय समय पर ऊर्जा की पूर्ति होती रहेगी, जिससे कुपोषण की स्थिति नहीं होगी। लेकिन यदि जीवन शैली सही नहीं है, 2 बजे जो है अगर 8 से 9 बजे जग रहे हैं, फिर जो लंच है वो 3 बजे हो रहा है और डिनर रात के 10 बजे 11 बजे हो रहा है, तो इसकी वजह से भी एक तो ये शैली हो जाएगी और दूसरी चीज़ खाने पीने में भी जो टेस्ट है उसको ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मसालादार भोजन हो जाएगा, राइट। अधिक तेल युक्त भोजन हो जाएगा, जंक फूड हो जाएगा, उसको अपने भोजन में प्राथमिकता दे रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इससे कुपोषण की स्थिति और अधिक क्या हो जाएगी, खतरनाक हो जाएगी। फिर क्या हो जाएंगे, विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी जो है वो कुपोषण की स्थिति को और अधिक बढ़ा देती हैं। फिर पोषण का ज्ञान ना होना, ये भी हमारे देश की एक सबसे बड़ी और विकृत क्या है, स्थिति है। हमारे देश में शिक्षित वर्ग हो या अशिक्षित वर्ग हो, उनको पोषण की उचित जो है जानकारी नहीं होती है। क्या उनके शरीर के लिए लाभप्रद है और क्या उनके शरीर के लिए हानिप्रद है, इसके बारे में वो जानते ही नहीं है। अधिकांश व्यक्ति नाश्ते में पराठे या कचौड़ी या आलू बड़ा या कोई भी तला हुआ जो है भोजन जो है ग्रहण करना चाहते हैं, जिससे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और उसी तरीके से अगर इसकी जगह पर अगर नाश्ते में फल या अंकुरित अनाज लिए जाएं तो उससे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, राइट। तो इस वजह से भी पोषण का ज्ञान नहीं होता है, जिसकी वजह से भी कुपोषण और अधिक प्रभावी हो जाता है। फिर अवसाद के कारण, मानसिक अवसाद के कारण या अन्य कारणों की वजह से व्यक्ति जो है खाना पीना या एक तरीके से लोगों से मिलना जुलना कम कर देता है और इस वजह से भी वह ना चाहते हुए भी उचित भोजन को ग्रहण नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से भी कुपोषण की वजह से उसको कई बीमारियां हो जाती हैं। और फिर क्या हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगी वैसे वैसे प्रति व्यक्ति आय में कमी होगी, राइट। प्रति व्यक्ति आय में कमी होगी तो व्यक्ति अपने जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए जो है खर्चा कम करेगा, जिसमें पोषण भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अर्थात जनसंख्या वृद्धि की वजह से
संसाधन कम होंगे, प्रति व्यक्ति आय कम होगी, उस वजह से भी जनता में पोषण का स्तर जो है वो धीरे धीरे घटेगा और इस वजह से भी कुपोषण की स्थिति अधिक भयावह हो जाएगी। राइट, तो ये थे यहाँ पर कुपोषण के, हमने सभी कारणों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और ये प्रश्न जो है 11 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, या हो सकता है कि 3 नंबर में पूछ लिया जाए कुपोषण और अपर्याप्त भोजन, या पूछा जा सकता है कि जागरूकता की कमी की वजह से कुपोषण। तो इस तरीके से कई जो है 3 नंबर के क्वेश्चन भी इस टॉपिक से बन सकते हैं। अब हो जाएगा यहाँ पर कुपोषण का प्रभाव। कुपोषण का प्रभाव अगर हम देखें तो यहाँ पर जब व्यक्ति अपने शरीर के संचालन के लिए या शरीर के अंगों के द्वारा कार्यों की निष्पत्ति के लिए सभी प्रकार के आवश्यक भोज्य पदार्थों को ग्रहण नहीं करता है तो उसका प्रत्यक्ष जो प्रभाव पड़ता है वो इम्यून सिस्टम पर या रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से व्यक्ति कई बीमारियों की चपेट में आ जाता है और बच्चों को जब कुपोषण होता है तो उनका न केवल शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है बल्कि मानसिक विकास भी अवरुद्ध होता है और कई बार कुपोषण की भयावह स्थिति में तो बच्चों की मौत तक हो जाती है। इसके साथ ही स्त्रियों में शिक्षा की कमी की वजह से, राइट, जागरूकता के अभाव की वजह से एवं सामाजिक भेदभाव के कारण स्त्रियों को भी जो है कुपोषित भोजन मिलता है, जिसकी वजह से स्त्रियों में अनीमिया हो जाएगी, रक्त अल्पता हो जाएगा, घेंगा रोग हो जाएगा, सूखा रोग इत्यादि कई प्रकार की जो है वो बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। और समग्र रूप से अगर हम देखें तो इससे हर एक नागरिक की जो उत्पादकता है या प्रतिदिन जो कार्य करने की क्षमता है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुपोषण की वजह से 10 से 15% तक जो है वो उत्पादकता, मानव उत्पादकता कम हो जाती है और भी इसके कई दुष्परिणाम हैं जिसको हम बहुत अच्छे से एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कुपोषण का प्रभाव जो है हम एक एक करके सब पर पढ़ेंगे। राइट, हो सकता है कि यहाँ पर परीक्षा में 5 नंबर में अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। राइट, पूछा जा सकता है कि कुपोषण एवं वृद्धावस्था, राइट, कुपोषण का वृद्धावस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, या कुपोषण से महिलाओं या माताओं या लड़कियों में क्या प्रभाव पड़ता है, या कुपोषण का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, या कुपोषण की वजह से बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, या कुपोषण से समाज कैसे प्रभावित होता है। इस तरीके की जो कई प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक एक करके जो है कुपोषण के प्रभावों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा कुपोषण का वयस्कों पर या वृद्धावस्था पर जो प्रभाव है उसको समझेंगे। तो कुपोषण का वयस्कों पर क्या हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा। अब वयस्क अवस्था में व्यक्ति थोड़ा जागरूक तो होता है और वह पर्याप्त मात्रा में भोजन भी ग्रहण करता है, लेकिन यदि उसके भोजन में सभी पोषक तत्व या तो उपलब्ध नहीं है या अनुचित अनुपात में है तब भी वयस्क जो है वो कुपोषण से प्रभावित हो सकते हैं। और कुपोषण से वयस्कों में न केवल उनके वजन में कमी आती है बल्कि उनकी जो कार्य करने की दर है उसमें भी क्या होती है, गिरावट आती है। राइट, और इसको हम बॉडी मास इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं और ये भी पिछली परीक्षा में पूछा गया था कि VMI क्या होता है। VMI से भी हम जो है वो कुपोषण को माप सकते हैं। BMI में क्या होता है, दरअसल व्यक्ति का जितना भी वजन होता है, यदि व्यक्ति के कुल वजन में उसकी ऊंचाई के वर्ग से अगर हम भाग दे देते हैं तो बॉडी मास इंडेक्स प्राप्त होता है। और यदि बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 16 से कम होता है तो यह अति कुपोषण को क्या करता है, इंगित करता है। वयस्कों पर जो कुपोषण का प्रभाव है उसको हम बिंदुवार तरीके से भी समझ सकते हैं। सबसे पहला हो जाएगा कि कुपोषण की अवस्थिति में वयस्कों की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, जिससे व्यक्तियों की जो क्षमता है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
अर्थात व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है वह नकारात्मक प्रभावित होती है, राइट। दूसरा, ऊर्जा की कमी की वजह से व्यक्ति थकान का महसूस भी करता है, अर्थात कुछ ही घंटे काम करेगा और उसको थकान महसूस होगी, राइट। फिर उसको एनीमिया रोग भी हो सकता है, खासकर महिलाओं में। फिर संक्रमण होने का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि कुपोषण से रोग प्रतिरोधक क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाती है। इस वजह से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा और व्यक्ति कई बीमारियों के लिए ससेप्टेबल हो जाएगा या कई बीमारियों की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाएगा। फिर व्यक्ति का जो व्यवहार है वो चिड़चिड़ापन हो जाता है एवं व्यक्ति को चक्कर भी आने लगते हैं, या जो है कई बार उसका सर भी भारी होता है। फिर अगर उसकी त्वचा की बात करें और बाल की बात करें तो वो शुष्क हो जाते हैं एवं नाखून जो है वो शीघ्रता से टूटने लगते हैं। दरअसल ये प्रोटीन की कमी से भी होता है, या फिर दस्त या फिर कब्ज से भी जो है वो ग्रस्त हो सकते हैं। तो ये जो प्रभाव हैं ये वयस्कों पर पड़ने वाले प्रभाव हैं जो कि कुपोषण से होते हैं। अब हम यहाँ पर महिला या माताओं पर जो है कुपोषण के प्रभाव को समझते हैं, राइट। सबसे पहली चीज तो यह है कि हमारे देश में सामाजिक विचारधारा की वजह से या सामाजिक रूप से महिलाओं के साथ में भेदभाव होता है, जिसकी वजह से महिलाओं को शुरुआती दिनों से ही, बचपन से ही उनको पोषण युक्त भोजन नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से महिलाएं जो है एनीमिया एवं रक्त अल्पता जैसी बीमारियों से जो है वो बढ़ती चली जाती हैं। और दुनिया के कई देशों ने कहा है कि भारत में एनीमिया और रक्त अल्पता के जो केस हैं या महिलाओं में एनीमिया की उपस्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक है, राइट। तो एनीमिया एवं रक्त अल्पता का होना महिलाओं में आम बात है और इसकी वजह से अनियमित मासिक धर्म, राइट, एवं उनकी प्रजनन क्षमता पर भी जो है वो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए भी जो महिलाएं हैं या किशोरियां हैं वो ससेप्टेबल हो जाती हैं। फिर कुपोषण की वजह से ना तो महिलाओं का शारीरिक विकास हो पाता है ना ही मानसिक विकास हो पाता है, राइट। और जब एक महिला, कुपोषित महिला गर्भधारण करती है तो उस स्थिति में भी जो भ्रूण है उसको पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से कुपोषित बच्चे का भी क्या होता है, जन्म होता है। और कई बार कुपोषण जब ज़्यादा हो जाता है तो प्रसव के दौरान माता की मृत्यु भी हो जाती है और इसकी वजह से उच्च जो मृत्यु दर है वो हमारे देश में जो है वो बनी हुई है, राइट। और कई बार कुपोषण की स्थिति की वजह से महिलाओं में जो स्तनपान पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से पुनः जो बच्चा है उसको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है शुरू दिनों में, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो पुनः क्या होता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो ये महिलाओं पर, माताओं पर जो है नकारात्मक प्रभाव है कुपोषण का। फिर तीसरा हो जाएगा यहाँ पर बच्चों पर प्रभाव। कुपोषण का सबसे अधिक जो व्यापक प्रभाव पड़ता है वो बच्चों पर पड़ता है। शुरुआती जन्म से ही अगर कुपोषित माता है तो कुपोषित माता जो है स्तनपान में असमर्थ होती है। इस वजह से शुरुआती दिनों से ही बच्चों को कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, राइट। इसके साथ ही कुपोषण होने की वजह से दरअसल शुरुआती दौर में बच्चे के शारीरिक विकास होता है और शारीरिक विकास के लिए बच्चे को अधिक प्रोटीन युक्त जो है पोषण की आवश्यकता होती है। और यदि शुरुआती दिनों में जब बच्चों का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और यदि उसी स्थिति में बच्चों को पोषण नहीं मिलेगा तो न केवल जो बच्चे हैं वो बीमार हो जाएंगे बल्कि वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी उनका विकास अवरुद्ध हो जाएगा और उनकी जो क्षमता है वो भी बहुत कम हो जाएगी, राइट। जिसको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर हो जाएगा कि उच्च शिशु क्या हो जाएगी, मृत्यु दर हो जाएगी। दरअसल भारत में 1 वर्ष से कम उम्र के कई बच्चों को पोषण ना मिलने की वजह से
उनका वजन कम रहता है, राइट, उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, या कई प्रकार की बीमारियों से वो ग्रस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में उच्च शिशु मृत्यु दर रहती है। तो शिशु मृत्यु दर रहने के पीछे कुपोषण का भी कारण है। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा कि बच्चों का ना तो शारीरिक विकास होता है और ना ही मानसिक विकास हो पाता है। इसके साथ ही कुपोषण की वजह से बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, राइट, उनके व्यवहार में अधिक बदलाव होने लगता है, राइट, जिसकी वजह से कई जो छोटे बच्चे हैं वो कुपोषण की वजह से उनमें रोने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, और कई बच्चे जो हैं वो चिड़चिड़ेपन के शिकार भी हो जाते हैं। वहीं बच्चों की जो त्वचा है वो सूखी और परतदार हो जाती है, वहीं बाल जो हैं वो रूखे हो जाते हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, राइट, और इसके साथ ही मांसपेशियों में जो शक्ति है वो उसका भी अभाव पाया जाता है, जिसकी वजह से शुरुआती दौर में जब कुपोषण का शिकार होते हैं तो बच्चों को कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। कई बच्चों के पेट जो है बढ़ जाता है और पैरों में सूजन भी आ जाती है, राइट, ये भी कुपोषण की वजह से होता है। और बच्चों में प्रोटीन की वजह से मारास्मस एवं क्वासी-ओरकर जो रोग हैं वो भी प्रमुख रूप से हो जाते हैं। तो ये कुपोषण का हमने यहाँ पर बच्चों पर प्रभाव पढ़ा। अब हम यहाँ पर कुपोषण का समाज एवं अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पढ़ेंगे। कुपोषण से यदि कोई व्यक्ति या कोई परिवार या समाज यदि प्रभावित होता है तो उससे देश के समस्त नागरिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, कार्य क्षमता में कमी आएगी, राइट, जिससे समाज पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और मानक उत्पादकता जो है ह्यूमन प्रोडक्टिविटी वो 10 से 15% कम हो जाती है। और यदि ह्यूमन प्रोडक्टिविटी कम होगी तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, या जीडीपी इससे नकारात्मक क्या होगी, प्रभावित होगी। वहीं अगर कुपोषण होगा तो उससे हमारे देश के नागरिकों में सीखने एवं कार्य क्षमता की जो है कार्य करने की क्षमता भी क्या होगी, प्रभावित होगी, राइट। इसके साथ ही जो जननांकीय लाभांश या हमारे देश में जो युवा जाति है या फिर हमारे देश में जो ह्यूमन फोर्स है, अगर वो कुपोषण का शिकार होगी, उनकी कार्य क्षमता बेहतर नहीं होगी, वो सीखने में समर्थ नहीं होंगे, तो यही जननांकीय लाभांश, राइट, की स्थिति हमारे लिए जनसंख्या अभिशाप के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, राइट। और समाज में चूंकि जो मैंने पहले भी बताया है कि समाज में लड़कों को और पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है, वहीं महिलाओं के एवं किशोरियों के पोषण पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे लैंगिक जो अंतराल है वह भी बढ़ता है। फिर पांचवा और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कि कुपोषण की वजह से न केवल वयस्कों पर, माताओं बहनों पर, बच्चों पर, समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से भी उसका जो स्वास्थ्य है उस पर नकारात्मक पड़ता है, राइट। जब कोई भी व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन, रेशे आदि जो पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण नहीं करता है तो कई प्रकार की बीमारियां भी जो है वो उत्पन्न होती हैं, जिनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर क्वासी-ओरकर तथा क्या हो जाएगा, मारास्मस हो जाएगी। तो क्वासी-ओरकर रोग एवं मारास्मस जो रोग है वो बच्चों में पाए जाने वाला एक आम रोग है। यदि बच्चे भोजन में आवश्यक कैलोरी तो ले रहे हैं, परंतु अगर उनके पोषण में प्रोटीन की कमी होती है तो उनका शरीर बिल्कुल क्या होता है, पतला हो जाता है, और बच्चों का पीठ क्या होता है, बड़ा हो जाता है या निकल जाता है। ऐसे बच्चों को क्वासी-ओरकर रोग हो जाता है। तो प्रोटीन की कमी से हाथ पैर पतले हो जाते हैं, पेट बाहर निकल आता है, उस स्थिति को क्वासी-ओरकर रोग कहते हैं। इसके साथ ही अगर वो आवश्यक कैलोरीज तथा प्रोटीन दोनों की, अगर एक तो जो है वो पर्याप्त कैलोरी वाला भोजन भी नहीं ग्रहण कर रहे हैं और ना ही प्रोटीन ले रहे हैं, तो वो मारास्मस जो रोग है उससे क्या होते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं, राइट। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर एनीमिया, राइट। महिलाओं को उनकी शारीरिक संचालन के लिए
राइट। शारीरिक संचालन के लिए उनको पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्रोटीन एवं अधिक जो है लौह तत्व या आयरन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे समाज में जो है आयरन की भरपूर प्राप्ति न होने की वजह से या महिलाओं की पोषक जो है सामाजिक भेदभाव की वजह से पहले ही से ही क्या होती है, कम होती है। और महिलाओं को संतुलित भोजन भी न मिल पाने की वजह से महिलाओं में एनीमिया जो रोग है वो स्वाभाविक रूप से पाया जाता है, और ये भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। एनीमिया की वजह से जो है कमजोरी, त्वचा का पीला पड़ जाना, भूख ना लगना, हाथ पैरों का ठंडा रहना, ये एनीमिया के क्या होते हैं, यहाँ पर लक्षण होते हैं। तीसरा हो जाएगा घेंगा रोग हो जाएगा, राइट। दरअसल जब घेंगा रोग होता है तो उसमें गले में पाई जाने वाली जो थायराइड ग्रंथि होती है उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है, और व्यक्ति का इधर गले की जो थायराइड ग्रंथि उसका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, थायराइड में सूजन आना। तो थायराइड की कमी की वजह से थायराइड में सूजन आ जाती है, जिसको घेंगा रोग कहा जाता है, और ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है। तो आयोडीन की कमी की वजह से न केवल थायराइड होता है बल्कि इसके साथ ही मानसिक विकास में जो है मानसिक विकास भी अवरुद्ध होता है। इसीलिए हमारे भोजन में जो है आयोडीन भी भरपूर मात्रा में होना चाहिए, और आयोडीन जो है समुद्री सब्जियों में या आयोडाइज्ड जो नमक होता है उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो घेंगा रोग ना हो, मानसिक विकास हो, इसके लिए जो है आयोडीन नामक जो पोषक तत्व है वो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। और अगर कुपोषण है और आयोडाइज्ड नमक नहीं है तो घेंगा रोग हो सकता है। फिर हो जाएगा मोटापा। ये वर्तमान समय में चिंता का विषय बना हुआ है। कारण क्या है कि अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि स्कूलों के आसपास जो जंक फूड की दुकानें हैं, जिसमें वेफर्स हो जाएंगे, चिप्स हो जाएंगे, कुरकुरे हो जाएंगे, राइट, और ब्रेड वगैरह हो जाएंगी, जंक फूड की जो भी दुकानें हैं वो स्कूलों से 2 किलोमीटर दूर ओपन होंगी। क्योंकि हमारे देश में चाहे बच्चे गरीब हों या सक्षम परिवारों से हों, बच्चों को स्वादिष्ट भोजन, पैकेज्ड भोजन जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। इस वजह से बच्चे पौष्टिक भोजन को ग्रहण ना करके जो है जंक फूड पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में ओवरवेट होना एक आम बात हो गई है, जो कि हमारे देश में एक चिंता का विषय है, राइट। इसके साथ ही ओवरवेट की वजह से हृदय रोग, मधुमेह, राइट, पेट के रोग, अवसाद आदि बीमारियां भी जो हैं वो मोटापे की वजह से होती हैं। और मोटापा भी एक तरीके से कुपोषण का ही क्या है, कारण है, राइट। क्योंकि कुपोषण में व्यक्ति को पौष्टिक आहार जो है वो नहीं मिल पाते। फिर अगला हो जाएगा बेरी रोग हो जाएगा। आवश्यक पोषक तत्वों में जिसमें मुख्य रूप से विटामिन बी को, जब विटामिन बी की पूर्ति लंबे समय तक शरीर को नहीं हो पाती है तो उससे शरीर में जो है शरीर की कार्य क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, और कुपोषण के परिणाम स्वरूप जो वेरी रोग है वह उत्पन्न होता है। फिर रतौंधी हो जाएगा। यदि व्यक्ति विटामिन ए जो कि पीले फलों में, पपीता में, गाजर में, राइट, सुनहरे चावल में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, यदि व्यक्ति विटामिन ए को अपने भोजन में शामिल नहीं करेगा तो उसकी वजह से रतौंधी रोग हो जाता है, और हो सकता है कि आगे जाकर उसका जो रतौंधी रोग है वो अंधेपन में भी परिवर्तित हो जाए। वहीं हड्डियों का कमजोर होना, विटामिन डी की वजह से जो है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, राइट। फिर रक्त का थक्का ना जमना। हमें पता है कि रक्त के थक्का जमने में विटामिन के बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन आवश्यक खनिज पदार्थों की पूर्ति ना होने की स्थिति में विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, राइट, जिससे हो सकता है कि कभी एक्सीडेंट की वजह से या कोई आकस्मिक घटना होने की वजह से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। फिर प्रजनन क्षमता का कम होना। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी जो है वो बीमारियों के हमने प्रभाव यहाँ पर समझे। तो इस टॉपिक को अगर हम देखें तो हमने सबसे वयस्कों पर कुपोषण का प्रभाव देखा, फिर
महिलाओं एवं माताओं पर, फिर बच्चों पर, फिर उसके बाद में समाज एवं अर्थव्यवस्था पर, और फिर कुपोषण की वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियों को हमने अच्छे से पढ़ा एवं समझा। अब हम यहाँ पर कुपोषण के जो लक्षण हैं, कुपोषण के लक्षण अगर हम बच्चों में देखें तो कुपोषण के 3 प्रमुख जो लक्षण हैं जिस पर पूरे विश्व में अध्ययन किया जाता है या उसके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, वो हो जाएगा स्टंटिंग हो जाएगा, वेस्टिंग हो जाएगा और अंडरवेट हो जाएगा। इसके अलावा भी वयस्कों में, किशोरियों में, सभी में कुपोषण के ये जो है लक्षण प्रमुखता से पाए जाते हैं। सबसे पहला हो जाएगा जन्म के समय पर वजन कम होना, राइट। दूसरा हो जाएगा कि ऊंचाई के अनुपात में उसका वजन कम होना, राइट। फिर बचपन में अवरुद्ध वृद्धि या शारीरिक मानसिक वृद्धि का प्रभावित होना, हाथ पैर पतले एवं पेट बड़ा होना, फिर रक्त अल्पता हो जाएगा, राइट। विटामिन ए की कमी, फिर आयोडीन की कमी संबंधी कई प्रकार की बीमारियां। यदि बच्चे बार बार संक्रमित होते हैं तो सीधी सी बात है कुपोषण के शिकार हैं। कार्य करने में अगर शीघ्र थकान होती है तो कुपोषण के शिकार है। बाल रूखे एवं चमक रहित होना, मांसपेशियां ढीली होना एवं झुर्रियां युक्त पीले रंग की त्वचा होना, ये सभी कुपोषण के प्रमुख लक्षण एवं सूचक हैं। अब हम भारत में कुपोषण की स्थिति को समझ सकते हैं। तो जैसे कि हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में भारत में कई समस्याएं के बारे में अध्ययन किया है। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या, भारत में प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना एवं सामाजिक आहार संबंधी आदतों की वजह से संपूर्ण भारत में कुपोषण की स्थिति अधिक भयावह है, जिसको विश्व स्तर पर कई संस्थाओं ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र भी किया है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में कुपोषण की क्या स्थिति है तो इसका उत्तर लिखते समय हमें विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनमें जो आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं उनको कोट करना यहाँ पर अनिवार्य है। तो भारत में कुपोषण की स्थिति कितनी भयावह है इसको हम दुनिया की कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर यहाँ पर समझेंगे, राइट। यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ के अनुसार वर्ष 2017 में सबसे कम वजन वाले बच्चों की जो संख्या है वो उन देशों में भारत 10वें स्थान था। अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था भले ही दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान रखती हो, परंतु अगर हम यहाँ पर कुपोषण की स्थिति की तुलना करें तो यूनिसेफ के अनुसार 2017 में दुनिया में जितने भी बच्चे जिनका वजन क्या था, कम था, उन देशों की संख्या में भारत 10वें स्थान पर था। वहीं 2019 में द लेसेंट नामक एक विश्व प्रसिद्ध पत्रिका ने अध्ययन किया था और इस पत्रिका ने जो है एक रिपोर्ट निकाली थी। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की 1.04 मिलियन जो मौतें भारत में कुल हुई थी उसमें से 2/3 जो मौतें हैं वो कुपोषण के कारण हुई हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि 1.4 मतलब 10,40,000 जो मौतें हैं उनमें से 2/3 जो मौतें हैं वो कुपोषण की वजह से हुई हैं, राइट। और कुपोषण के ये आंकड़े बहुत ही चिंताजनक है। वहीं विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 1999 से 2018 के बीच में भारत सरकार ने कई ऐसे प्रयास किए हैं जिससे भारत में जो गरीबी दर है वो कम हो रही है और गरीबी की जो संख्या है वह भी कम हो गई है। तो गरीबी दर में तो गिरावट आ रही, लेकिन भारत में कुपोषण और भूख की जो समस्या है वो आज भी देश में बरकरार है, राइट। फिर द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2019 रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि भारत में 5 वर्ष तक की उम्र के जो प्रत्येक 3 बच्चे हैं ना उनमें से एक बच्चा क्या है, कुपोषण अथवा अल्प वजन की समस्या से ग्रसित है। तो द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का 1/3 बच्चा या प्रत्येक 3 में से एक बच्चा जो है वो कुपोषण या अल्प वजन की समस्या से ग्रसित है, राइट। वहीं अगर हम समग्र रूप से देखें तो पूरी दुनिया में 200 मिलियन जो है 200 मिलियन
जो है वो पूरी दुनिया में कुपोषण के शिकार है, जिनमें से प्रत्येक दूसरा जो बच्चा है वो भारत में है और भारत में किसी न किसी रूप से ग्रस्त है। तो 200 मिलियन बच्चे पूरी दुनिया में कुपोषण से ग्रस्त है और उसमें से हर एक जो बच्चा है, हर दूसरा जो बच्चा है वो भारत में कुपोषण से ग्रस्त है। वहीं अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो वर्ष 2018 में कुपोषण के कारण 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 8.8 लाख बच्चों की जो है मृत्यु हुई है। और अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो कुपोषण के कारण भारत में 8.8 लाख बच्चों की मृत्यु हुई है, जबकि नाइजीरिया जिसकी अर्थव्यवस्था और स्थितियां भारत से भी बहुत कम है उसमें 8.6 लाख, पाकिस्तान में 4.9 लाख और कांगो गणराज्य में 2.96 लाख जो है मृत्युआं हुई हैं। तो संख्या के अनुसार भारत में अधिक संख्या में कुपोषण की वजह से मृत्यु हुई है। वहीं भारत में 6 से लेकर 23 महीनों के जो बच्चे हैं उनमें से केवल और केवल 9.6% को ही न्यूनतम स्वीकार आहार प्राप्त हो रहा है। तो भारत के केवल और केवल 9.6 बच्चों को संतुलित या न्यूनतम स्वीकार आहार जो है प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो वयस्कों में से भी केवल और केवल 23% महिलाएं और 20% पुरुष ही जो है कुपोषण का सामना जो है कर रहे हैं, राइट। तो ये जो है रिपोर्ट थी। इसके साथ ही भारत में 1990 से ही कुपोषण से निपटने के लिए जो भी योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं वो नाकाफी सिद्ध हुई हैं और ये चिंता की बात है। प्रोफेसर जो अमर्त्य सेन है उनके अनुसार भारत में जो कुपोषण एवं भूख से पीड़ित जो बच्चों की स्थिति वो काफ़ी क्या है खतरनाक है। एक तो भारत में कुपोषण एवं भूख की स्थिति अत्यंत विकट है, इसके साथ ही भारत में टीकाकरण भी जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा है और ना ही बच्चों को ठीक से इलाज मिल पा रहा है। इस वजह से कुपोषण और कुपोषण जन्य जनित जो रोग हैं उनसे भविष्य में और अधिक स्थिति जो है वो विकट हो सकती है, राइट। अब हम यहाँ पर मध्य प्रदेश में कुपोषण को समझेंगे। ये भी हो सकता है 5 नंबर में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कुपोषण के स्थिति पर व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति को हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के माध्यम से समझेंगे। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार पूरे भारत में जो कुपोषण की स्थिति है वो विकट है और पूरे भारत में अगर हम कुपोषण की स्थिति को देखें तो उसके मामले में मध्य प्रदेश जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। और इतनी अधिक आबादी होने के पश्चात भी जो है पर्याप्त पोषण मध्य प्रदेश में नहीं है और मध्य प्रदेश पूरे भारत में कुपोषण के मामले में दूसरे नंबर पर है। इसी वजह से मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है, राइट। इसके साथ ही हम कुछ और आंकड़े देखें तो 2009 से 2015 के बीच में मध्य प्रदेश में 1 करोड़ जो है 10 लाख, 2009 से 2015 के बीच में मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 10 लाख बच्चे जो हैं कुपोषित पाए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 9.3% जो बच्चे हैं वो गंभीर रूप से मध्य प्रदेश में कुपोषित हैं। इसके साथ ही इससे खतरनाक जो रिपोर्ट है वो महिला बाल विकास ने दी है। तो मध्य प्रदेश के जो महिला एवं बाल विकास है उसके अनुसार 2016 से 2018 के बीच में लगभग मध्य प्रदेश में 57,000 बच्चों ने कुपोषण के चलते दम तोड़ दिया है। केवल 2 सालों के अंतराल में 2016 से 2018 के बीच मध्य प्रदेश में 57,000 बच्चों ने कुपोषण की वजह से जो है जान दे दी है। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कुपोषण की दर भी बहुत अधिक है। मध्य प्रदेश में कुपोषण की दर 64% है और ये घट नहीं रही है बल्कि 64% से बढ़कर मध्य प्रदेश में कुपोषण की दर 67% हो गई है। और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर तो कुपोषण की दर
80% हो गई है, अर्थात हर 100 में से 80 व्यक्ति जो हैं जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषित पाए गए हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 15 से 49 आयु वर्ग के 52.5 किशोरी एवं महिला तथा 25.5 जो पुरुष हैं वो एनीमिया से ग्रसित हैं। अर्थात महिलाओं की जो है लगभग आधे से अधिक आबादी एनीमिया से शिकार है और 1/4 जो है पुरुष एनीमिया के शिकार हैं। वहीं अगर बच्चों की बात करें तो 0 से 3 एज ग्रुप में 4 में से 3 बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं और 42% जो बच्चे हैं वो बौनापन के शिकार हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे 1000 में से 4 जो बच्चे हैं वो रसौंधी से क्या है, ग्रसित हैं। तो ये थी मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति। अब अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।